नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 29 सितंबर 2023 के समाचारों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के प्रश्न एमसीक्यू की शक्ल में होंगे और स्टैटिक जीके को भी मैं कवर करूँगा। पहला प्रश्न, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? हु वाज एम एस स्वामीनाथन? एक कृषि वैज्ञानिक, एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एक अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, एक साहित्यकार, लॉरिएट, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर। तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम था मनकोम्बु सांबशिवम स्वामीनाथन। याद रख लेंगे ये नाम, मनकोम्बु सांबशिवम स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का आर्किटेक्ट, शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में गेहूं और चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय जिस समय इन्होंने हरित क्रांति की रचना की, भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत ही कम होता था। हमें विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ता था और यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सबों को खाने के लिए अनाज मिले। इन्होंने इन हाई यील्डिंग वैरायटीज का विकास किया और इसके लिए भारत आज भी इनका ऋणी है। इन्होंने जो कार्य किए उसके लिए इन्हें अनेक सारे पदों को सुशोभित करने का सौभाग्य मिला। ये इंडियन गवर्नमेंट के कृषि सलाहकार रहे, योजना आयोग के सदस्य रहे और ये एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इन्हें IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी बनाया गया। इन्हें पद्म भूषण मिला। इसके अलावा इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न, किसे हरित क्रांति का पिता कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री, युआन लिंगपिंग। तो हरित क्रांति का पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, लेकिन इनके पूर्वज नॉर्वे के थे। ये मैक्सिको में स्थित CIMMYT नामक संस्था में रिसर्च करते थे और यह संस्था गेहूं और मक्का की किस्मों का विकास करने का कार्य करती है। यहीं पर रिसर्च करते हुए, मैक्सिको में रिसर्च करते हुए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो मैक्सिको में रिसर्च करते हुए इन्होंने गेहूं के छोटे और उच्च उत्पादकता वाले तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया। इसके लिए इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें जब नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई तो इससे संबंधित बहुत ही रोचक कहानी है कि इनकी पत्नी को सुबह 4 बजे ही नोबेल कमेटी ने बताया कि आपके पति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये उस समय तक सुबह सुबह ही फील्ड में रिसर्च करने के लिए निकल गए थे, जो कि 60-70 किलोमीटर दूर था। फिर इनकी पत्नी गाड़ी से रिसर्च के स्थल पर पहुंची, फील्ड में पहुंची और वहाँ पर इन्हें जब बताया कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है तो इन्हें पहले विश्वास ही नहीं हुआ। इन्हें लगा कि मैं तो कृषि वैज्ञानिक हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार कैसे मिलेगा मुझे शांति के लिए। लेकिन बाद में इन्हें जब ठोस जानकारी मिली तब इन्होंने विश्वास किया कि हाँ, शांति का पुरस्कार मिला है। अब एक कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति का पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? तो यह इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि भूख से कई सारे अपराध पैदा होते हैं और विश्व में उस समय भूखमरी की स्थिति कई सारे विकासशील देशों में थी विशेष रूप से। तो ऐसे उत्पादक किस्मों के विकास से इन्होंने भूख से लड़ने में काफ़ी योगदान दिया और इसी के लिए इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। किसे 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? हु गॉट द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री, युआन लिंगपिंग। तो यह मिला एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि उन्होंने भारत में हरित क्रांति का आगाज किया था और इसके लिए उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च गुणवत्ता की किस्मों का विकास किया था। और इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में चावल के अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट?
फिलीपींस, भारत, ब्राज़ील, मेक्सिको। तो यह फिलीपींस में है। फिलीपींस के लॉस बानियोस लगुना में है। आप लगुना याद रख सकते हैं। यहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और यहीं के डायरेक्टर रहे थे एक समय MS स्वामीनाथन। हाल ही में किसी विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड मिला है। रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन? शुभम शर्मा, श्रेया शिवनाथन, जॉन सी पॉल, स्वाति नायक। शुभम शर्मा, श्रेया शिवनाथन, जॉन सी पॉल, स्वाति नायक। तो यह डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है, जो कि उड़ीसा में रिसर्च का कार्य करती हैं, और यहाँ पर इन्हें बिहान दीदी, बीज दीदी के नाम से भी काफ़ी लोकप्रियता मिली हुई है, क्योंकि इन्होंने 20 से अधिक जलवायु प्रतिरोधी और बायोफोर्टिफाइड चावल किस्मों के सफल प्रसार और अपनाने में योगदान दिया है। जलवायु प्रतिरोधी किस्में वो किस्में होती हैं अनाज की जो कि जलवायु के परिवर्तन में भी, दशा में भी, या कठोर जलवायु में भी जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है आमतौर पर, वहाँ पर भी वो उग सकती हैं। जैसे सूखा रोधी किस्म, जैसे बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्म, और बायोफोर्टिफाइड चावल की किस्में वो किस्में हुई जिनमें कि विकास के स्तर पर ही ऐसे जीन परिवर्तन कर दिए जाते हैं, ऐसी क्रॉसिंग की जाती है कि वो जब उत्पादित होती हैं तो उनमें विशेष खनिज, विटामिन्स इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे गोल्डन राइस में विटामिन A मिलता है। तो ये होती हैं बायोफोर्टिफाइड चावल किस्में। इन्हें दो तरह की धान की किस्मों के विकास के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया जाता है। पहला है सहभागी धान किस्म, जो कि एक सूखारोधी धान की किस्म है, और यह पहाड़ी उच्च भूमि के लिए उपयुक्त है। यानी जहाँ पर पहाड़ों पर कम पानी मिलता है, उपज बनाए रखने के लिए यह धान की किस्म वैसी स्थिति में भी कारगर होती है। बीना धान 11, बीना धान 11, यह एक बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्म है। अर्थात जिस खेत में पानी बहुत जमा हुआ रहता है वैसे खेतों में भी, बाढ़ वाले इलाकों में भी इन्हें उपजाया जा सकता है, और इनमें एक सब1 जीन पाया जाता है। उसी की मदद से कई सारे उच्च उत्पादकता वाली धान की किस्मों का विकास किया गया है, जैसे संबा महसूरी, स्वर्णा, रंजीत। और सूखा प्रतिरोधी धान की किस्मों को अगर देखें तो वो हैं DRR धान 42, DRR धान 44। तो आपको कम से कम 2 धान की किस्मों का याद रखना है, सहभागी धान किस्म और बिना धान किस्म। तो सहभागी है सूखारोधी, 100 से सहभागी, 100 से सूखारोधी, और बिना धान 11, बिना से बौ से बिना और बौ से बाढ़, तो ये बाढ़ प्रतिरोधी धान किस्म है। किसने एवरग्रीन क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किया? हु कॉइन्ड द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर विलियम गैड, युआन लिंगपिंग। एवरग्रीन क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किया MS स्वामीनाथन ने। उन्होंने हरित क्रांति के समय से ही एवरग्रीन क्रांति शब्द का प्रयोग किया, और वे अपनी हरित क्रांति को एवरग्रीन क्रांति बनाना चाहते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये खेतों की उत्पादकता को बढ़ाना चाहते थे, अच्छी उत्पादक किस्मों का विकास करना चाहते थे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसे किस्में जिससे कि खेत का जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वह बना हुआ रहे और अच्छी उत्पादकता भी किसानों को मिल पाए। डॉक्टर विलियम गैड को ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय मिलता है। ही हैड कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस क्षेत्र पर पड़ा? विच एरिया वॉज इम्पैक्टेड मोस्ट बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, डी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो
तो यह सर्वाधिक प्रभाव पड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? विच क्रॉप्स प्रोडक्शन वाज इम्पैक्टेड मोस्ट बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? चावल, गेहूं, दलहन, तेलहन। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं पर। इसीलिए हरित क्रांति की आलोचना भी की जाती है कि यह गेहूं के उत्पादन को इसने इतना अधिक प्रभावित किया कि बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर गेहूं आमतौर पर नहीं उत्पादन किया जाता था, वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किसान करने लगे। हालांकि इससे भारत को भुखमरी से लड़ने में काफ़ी मदद मिली और भारत एक गेहूं आयात करने वाले देश से गेहूं निर्यात करने वाले देश की स्थिति में आ गया। दूसरा, हमने देखा कि इसका क्षेत्र भी काफ़ी सीमित रहा, यानी इसने केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ही अपना बृहद प्रभाव डाला और वहाँ पर उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। विशेष रूप से पूर्वी राज्य जैसे बिहार, झारखंड इत्यादि, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव कम पड़ा। इसीलिए सरकार एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहती रही है कई सरकारें, ताकि हरित क्रांति जो है वह सभी क्षेत्रों में फैले। तीसरी जो हरित क्रांति का प्रभाव रहा वह यह रहा, दुष्प्रभाव अगर कहें तो यह बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव, यानी पूंजी इसमें काफ़ी लगता है। जैसे किसानों को खाद पानी देना पड़ता है, समय समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद चाहिए जो कि बाज़ार से खरीदना पड़ेगा, काफ़ी पानी चाहिए, वह भी बीज को खरीदने के लिए भी अच्छे पैसे चाहिए। तो ये हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव थे, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वह यह हुआ कि हमें अनाज आयात नहीं करना पड़ता है, अब हम अनाज का निर्यात कर पाते हैं। 27 सितंबर को किस महान क्रांतिकारी का जन्मदिन मनाया जाता है? विच ग्रेट रेवोल्यूशनरीज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th of September? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, भगत सिंह। तो 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, जिनका जन्म लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। इस जगह को अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था और 24 वर्ष से कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर केंद्रीय कारा में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इन्हें शहीद आजम के नाम से भी लोग जानते हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट। ये सभी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, फिर भी पूछे जा सकते हैं। ये नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, HSRA से जुड़े हुए थे। इन्होंने जो क्रांतिकारी कार्य किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आज भी याद किए जाते हैं। इन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स, जो एक ASP था और उसमें प्रोबेशन पर था, उसकी हत्या की थी। सबसे पहले जॉन सॉन्डर्स पर राजगुरु ने गोली चलाई, वो एक मार्क्समैन थे, एक निशानेबाज थे। और फिर भगत सिंह ने नज़दीक से जाकर उस पर गोली चलाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इन दोनों का पीछा कर रहे एक अन्य पुलिसकर्मी चंदन सिंह को गोली से मार डाला। और यह जो कार्रवाई की गई थी, इस कार्रवाई का उद्देश्य यह था कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले ब्रिटिश पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारा जाए, लेकिन इन्हें पहचानने में भूल हो गई इनसे और इन्होंने जॉन सॉन्डर्स की ही हत्या कर दी। लेकिन वो एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था और एक तरह से इस हत्या का बदला ले लिया गया, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया, क्योंकि उन्हें लाठी चार्ज किया गया था उन पर और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय उसमें साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध कर रहे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में
बम फेंके। ये बहुत ही कम प्रभाव वाले बम थे, धुआं छोड़ने वाले बम थे। और इन्होंने बम भी ऐसी जगह पर फेंका जहाँ पर कि कोई बैठा हुआ नहीं था। तो इस क्रांतिकारी कार्रवाई का उद्देश्य यह था कि बहरे कानों को सुनने के लिए विवश करना। अपना ध्यान, जो ब्रिटिश सरकार का ध्यान है, वह जनता की समस्याओं को खींचना। और इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस सब का प्रयोग अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए करना, क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए करना, जनता में जागृति, राष्ट्रभक्ति के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए जागृति लाने के लिए इन दोनों ने अपना बलिदान दे दिया। इन्होंने अगस्त वेला नाम के एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे, उनसे प्रेरणा ग्रहण की थी, क्योंकि उन्होंने हाउस ऑफ डिप्यूटीज, शायद यही नाम था, वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच असेंबली में बम फेंका था। अब इन पर लाहौर षड्यंत्र मामला चला था और उसमें कई सारे लोग थे जिन पर चला था यह मामला। और सरदार भगत सिंह को इसी मामले में फांसी की सजा दी गई थी। अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए एक राजनीतिक कैदी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए और पुलिस के द्वारा जो कोर्ट में पेश होने से पूर्व जेल में जो इन पर अत्याचार किए जाते थे उसके विरुद्ध इन्होंने भूख हड़ताल की थी। और जतिन दास ने वहाँ पर 64 दिन लंबी भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कई सारे अन्य लोगों को भी फांसी दी गई थी, जैसे सुखदेव, राजगुरु, ये सब महान क्रांतिकारी थे। यहाँ पे और भी कई सारे क्रांतिकारियों के नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि जयदेव कपूर, ये भी भगत सिंह के मित्र थे HSRA के समय से ही। इन्हें आजीवन कारावास मिला था। HSRA के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे बलराज। उन्होंने बाद में एक यहाँ पर नोटिस निकाला था। इसका उद्देश्य यही था, इन्होंने इसमें बताया है कि यह जो हत्या की गई थी वह JP सॉन्डर्स की जो हत्या की गई थी वह लाला लाजपत राय की हत्या का बदला था। और ये क्रांति में विश्वास करते थे, लेकिन भगत सिंह ने यह माना था कि क्रांति बंदूक से नहीं बल्कि विचारों की शान पर चमकती है, तैयार होती है। क्रांति की धार विचारों की शान पर तैयार होती है। अगला प्रश्न, क्रियो फॉर गुड, CRIIO फॉर गुड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CRIIO फॉर गुड प्रोग्राम? क्रियो फॉर गुड प्रोग्राम गरीब बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, टू इंस्पायर पुअर चिल्ड्रन टू प्ले क्रिकेट। बच्चों को क्रिकेट के माध्यम से लैंगिक समानता और जीवन जीने की कला सिखाना, टू टीच चिल्ड्रन क्रिटिकल लाइफ स्किल्स एंड जेंडर इक्वलिटी। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रिकेट का गांव में प्रसार करना, टू स्प्रेड क्रिकेट टू विलेजेस विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में क्रिकेट के माध्यम से लोगों को सामाजिक भेदभाव से लड़ने के लिए प्रेरित करना, टू इंस्पायर पीपल टू फाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ क्रिकेट इन रूरल एंड डिस्टेंट एरियाज। तो इसका उत्तर होगा, इसका उद्देश्य है बच्चों को क्रिकेट के माध्यम से लैंगिक समानता और जीवन जीने की कला सिखाना, टू टीच चिल्ड्रन क्रिटिकल लाइफ स्किल्स एंड जेंडर इक्वलिटी। देखिए, यह ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ, BCCI और भारत के शिक्षा मंत्रालय का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, सम्मिलित प्रयास है। और इसका उद्घाटन हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने इस लर्निंग मॉड्यूल को 1000 स्कूली बच्चों के साथ साझा किया। यह एक तरह का एनिमेशन पर आधारित श्रृंखला है जिसमें 8 वीडियोज हैं और उनके माध्यम से कई सारे विषयों को उठाया गया है, जैसे लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, कैसे नेगोशिएशंस किया जाए, एम्पैथी, टीम वर्क इत्यादि चीज़ों को समझाया गया। और यहाँ पर क्रिकेट के ही उदाहरणों को लेकर बच्चों और युवाओं को लैंगिक समानता, जीवन कौशल,
खेलों में भागीदारी इत्यादि के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। लैंगिक समानता क्या हुआ? लैंगिक समानता का अर्थ हुआ कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम हैं और जीवन की विभिन्न स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए सक्षम हैं, और इसलिए उन्हें हर जगह भागीदारी मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन आइकन को टच करके आप सभी नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।